सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री और सर्वे सर्वा बनने पर दिल की गहराइयों से बारंबार बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। साथ साथ राहुल गांधी को भी विपक्ष का नेता चुने जाने पर बहुत बहुत बधाइयां। कि भेड़ों को लगता था कि मालिक उनकी ऊन से मुनाफे में है, फिर क्या, फिर सारी भेड़ें कसाईयों के साथ चली गई। एक लाख रुपए दिए जा रहे हैं। कि जाट समाज ने 2016 में 35 बिरादरी की गांठ बांध दी थी। आज फिर एक बार 2024 में 35 बिरादरी के मुंह पर एक राजनीतिक थप्पड़ मारा है और इंडी के अपने साथियों के साथ कांग्रेस का 3 तलाक होना शुरू भी हो चुका है। चालबाज की चल सकी यहाँ न कोई चाल, आज उठा कर ले चला चालबाज को का। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करते हैं आपका नए चिंतन में। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री और सर्वे सर्वा बनने पर दिल की गहराइयों से बारंबार बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। साथ साथ राहुल गांधी को भी विपक्ष का नेता चुने जाने पर बहुत बहुत बधाइयां। छोड़े ना, मेहनत बहुत करी भाई अब की बारी। अब जरा गौर फरमाइएगा। अर्ज किया है कि भेड़ों को लगता था कि मालिक उनकी ऊन से मुनाफे में है। कि भेड़ों को लगता था कि मालिक उनकी ऊन से मुनाफे में है। फिर क्या हुआ? फिर सारी भेड़ें कसाईयों के साथ चली गई। वैसे ही आज भारत और हरियाणा की आधी जनता कसाईयों के साथ चली गई। इंडी गठबंधन ने एक लाख रुपए और एक पक्की नौकरी का झूठा वादा करके जनता को लूट लिया है। मैं तो कहना चाहता हूं कि इंडी गठबंधन की सरकार बन गई है। बीजेपी ने 240 सीटें जीती हैं और इंडी गठबंधन ने लगभग बराबर 234 सीटें जीत ली है। अब यानी मामला बराबर सा ही है, बल्कि एक बार देखे तो इंडी गठबंधन जीत गई है, जो कांग्रेस 2019 में 52 सीटों पर ही सिमट गई थी। अब की बार 2024 में 99 पर आ गई है। अब तो सरकार बनाना या ना बनाना इंडी गठबंधन के हाथ में है। इंडी गठबंधन भी मना सकते हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को। यानी कि अब लूटी हुई जनता ने अपना काम कर दिया है। अब सब इंडी गठबंधन के हाथ में है, सरकार बनाना या ना बनाना। बोली जिन इंडी अलायंस को और जनता एक लाख रुपए और एक पक्की नौकरी पाने की हकदार है। अब जनता को देश और हरियाणा इंडी गठबंधन ऑफिसेज और इंडी गठबंधन के जीते हुए सांसदों के घर के बाहर जाना चाहिए। एक लाख रुपए और पक्की नौकरी के लिए फटाफट जाएं और ठकाठक पाएं। देखें कैसे दिल्ली और उत्तर प्रदेश में एक लाख रुपए दिए जा रहे हैं। दुआ दे के जाएंगे साहब जी। अब तो दुआ दे के जाएंगे मेरे बाबूजी, दुआ दे के जाएंगे। देख लो, दुआ लेके जाना साहब जी, दुआ लेके जाएंगे। हमारी दुआ से साहब जी बैठ देंगे संजय भाई। संजय बाबूजी देखो दुआ लेके यहाँ नहीं, क्या कह रहे, घर पे आना, यहाँ नहीं। जीत गए हो तो बाबूजी। वहीं किसान संगठनों को भी एमएसपी लेने का अधिकार है। बहुत मेहनत की है मोदी के चढ़ते हुए ग्राफ को गिराने के लिए, और इसमें किसान संगठनों का अविस्मरणीय और अविश्वसनीय योगदान रहा है। मोदी ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ।
ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ देखते क्या है, सीधा सीधा पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है ये। और पॉलिटिकल स्टेट में इस प्रकार से कोई एक प्रदर्शन करके, और वो भी एक इस प्रकार का एक खतरनाक दृश्य बना करके उस प्रदर्शन करने से क्या जनता मोदी जी से दूर हट जाएगी? बल्कि ये तो उसमें और बढ़ा रहे हैं। देखा जाए तो आज आम जनता में ये मैसेज जा रहा है कि ये तरीका ठीक नहीं, लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके को हर कोई पसंद करता है, कोई भी जाति होगी उस जाति को लोग देखते हैं। अब खूब मेहनत की है किसान भाइयों ने, तो एमएसपी लेने का भी यही सही वक्त है। आपको भी इंडी गठबंधन से एमएसपी और 10-10 हजार रुपए प्रति किसान पेंशन लेनी चाहिए। मेरे किसान भाइयों से मेरी विनती है कि कृपया अपना हक ले इंडी गठबंधन से। आज हम हरियाणा के लोकसभा के चुनावी नतीजों का विश्लेषण करेंगे कि कैसे जिस बीजेपी ने पिछली बार 2019 में हरियाणा की लोकसभा की 10 की 10 सीटों पर बीजेपी का झंडा बुलंद किया था, वो आज 5 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। लेकिन इससे पहले मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को उनकी जीत पर बधाई देता हूं। मनोहर लाल खट्टर जी 2,32,577 वोटों से बढ़त बनाकर करनाल लोकसभा सीट से लोकसभा का चुनाव जीत गए हैं। मैं हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नायाब सिंह सैनी को भी करोड़ों करोड़ों बधाइयां देता हूं, जो करनाल विधानसभा क्षेत्र के बाई इलेक्शन में कांग्रेस के प्रत्याशी त्रिलोचन सिंह से 2 गुना ज्यादा और 41,540 वोटों की बढ़त बनाकर जीते हैं। उसके बाद मैं सिरसा लोकसभा सीट से प्रचंड जीत दर्ज करने वाली बहन जी कुमारी शैलजा को लख लख बधाइयां देता हूं, जो 2,68,497 वोटों की बढ़त बनाकर जीती हैं। साथ साथ रोहतक लोकसभा से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी बहुत बहुत बधाइयां, जो 3,45,298 वोटों की बढ़त बनाकर जीते हैं। पर उनकी ये जीत दिखावे की जीत है, इतना दम नहीं है उस जीत में जितना दमखम बहन जी कुमारी शैलजा की जीत में है। क्योंकि रोहतक लोकसभा क्षेत्र एक जाट डोमिनेटेड सीट है, जहां पर 9,26,100 जाट वोटर हैं। और अब की बार पूरे के पूरे हरियाणा का जाट वोटर कांग्रेस के लिए लामबंद था, तो जाट वोटर्स कांग्रेस को एक तरफा रोहतक में इतने वोटों से जिता सकता है, जबकि कुमारी शैलजा एक नॉन जाट डोमिनेटेड शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड सीट से एक दूसरे शेड्यूल कास्ट के बीजेपी के प्रत्याशी अशोक तंवर से मुकाबला कर जीती है, और वो भी एक ऐसी सीट पर जिस पर डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम का अच्छा प्रभाव है। इस बात में कोई शक नहीं है कि अब की बार जाट वोटर्स बटा नहीं है, क्योंकि इंडियन नेशनल लोक दल और जननायक जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार हरियाणा लोकसभा के चुनावों में अपनी जमानत तक भी नहीं बचा पाया है। और सिर्फ इंडियन नेशनल लोक दल के सुप्रीमो अभय चौटाला को छोड़ दे तो दोनों पार्टियों का कोई भी उम्मीदवार 10 सीटों पर 25,000 से ज्यादा वोट नहीं ले पाया, जबकि इन दोनों पार्टियों के प्रदर्शन से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन तो मायावती की बहुजन पार्टी और नोटा का रहा है। बहुजन समाज पार्टी को 1.28% वोट मिले, तो जेजेपी को केवल 0.87% वोट ही मिल पाए। तो अब की बार जाट वोटर्स ने कसम खाकर कांग्रेस को मजबूत किया है। आइए हरियाणा लोकसभा के चुनावी नतीजों पर विस्तार से बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि बीजेपी कैसे 100% से 50% पर आ गई है। सबसे पहला फैक्टर यही रहा कि पूरे के पूरे जाट समाज और वोटर्स ने कांग्रेस का कसम खा कर समर्थन किया है। जो जाट वोटर्स पिछले 10 साल से विधानसभा और लोकसभा चुनावों में 4 पार्टियों में बट रहा था, सबसे ज्यादा कांग्रेस के पक्ष में, फिर जेजेपी के पक्ष में, उसके बाद
इनेलो के पक्ष में और थोड़ा बहुत जाट वोटर्स बीजेपी को भी मिल रहा था, वो सारा का सारा अब 2024 में कांग्रेस को मिला है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि कैसे इन चुनावों में इनेलो और जेजेपी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। ये इस बात तस्दीक करती है कि जाट वोटर सब ताऊ देवीलाल और इनेलो के एहसानों को भूल चुका है। इनेलो वो पार्टी है जिसने जाट समाज का बहुत भला किया है। ताऊ देवीलाल के राज को तो पूरे जाट समाज का राज बोला जाता था। उस राज में जाट समाज ने कभी बसों की सवारी के लिए टिकट तक नहीं ली। जब भी कंडक्टर टिकट के लिए बोलता था तो ये बोला जाता था कि ताऊ देवीलाल ने हमारी टिकट ले रखी है। आज उसी परिवार की राजनीति का अंत करने में जाट समाज लगा हुआ है। कम से कम इतने वोट तो दे देने चाहिए थे जेजेपी और एनएलओ के प्रत्याशियों को कि उनकी जमानत बच जाती। ताऊ देवीलाल की राजनीति का अंत देखकर भी बहुत खराब लग रहा है, दिल से खराब लग रहा है, क्योंकि ताऊ देवीलाल की राजनीति के बारे में पढ़ कर ही आज के राजनेता राजनीति करते हैं, उनकी कहानियों से प्रेरणा लेते हैं। सच ही कहा जाता है कि राजनीति बड़ी कुत्ती चीज होती है, लेकिन जो भी हो, जिस प्रकार से जाट समाज कांग्रेस के लिए लामबंद हुआ है और जो मेहनत मशक्कत कांग्रेस को जितवाने में जाट समाज ने की है वो काबिले तारीफ है। मैं तो बोलूंगा कि जाट समाज ने 2016 में 35 बिरादरी की गांठ बांधी थी। आज फिर एक बार 2024 में 35 बिरादरी के मुंह पर एक राजनीतिक थप्पड़ मारा है। हरियाणवी में बोलते हैं रैप्टा। और राजकुमार जैसे 35 बनाम एक करने वाले नेताओं को दिखा दिया है कि हरियाणा के असली बॉस सिर्फ जाट हैं। आज जाट समाज ने हरियाणा की 35 बिरादरी के ऊपर से एक बार फिर हाथ फेर दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा में भी नुकसान हो रहा है और राजस्थान में नुकसान हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है जाट बेल्ट का नुकसान हो सारा? जी कई भैन के टके जो कहते हाथ दे देंगे, उड़ जाके आंगली घुमाई जाटा ने। भैन के टके जो कहते हाथ दे देंगे, उड़ जाके आंगली घुमाई जाटा ने। भैन के टके जो कहते हाथ दे देंगे, उड़ जाके आंगली। यही नहीं, दूसरा बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण है वोटिंग परसेंटेज का कम होना, यानी कि अब की बार कम वोट पड़े हैं। अब की बार केवल 65% वोट पड़े हैं, जो कि 2019 के 75% से 10% कम है, जिसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को मिला है। अब आप बोलेंगे कि कांग्रेस का फायदा कैसे? वोटिंग परसेंटेज तो सभी पार्टियों के लिए कम हुआ है ना। तो आपको साफ साफ बता दूं कि ये 10% वोट सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का कम हुआ है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि जाट समाज पूरी तरह से कांग्रेस के लिए लामबंद हुआ है, वहीं जाट समाज अपने नेता और पार्टी के लिए दिलो जान से लड़ता है। चाहे कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो, बारिश हो, तूफान हो, वो अपने नेता को फुल सपोर्ट करता है, उसका प्रचार प्रसार करता है। ये हर बार अपनी पार्टी और नेता के पक्ष में 100% वोट डालते हैं। दूसरी जाति के वोटर्स को भी प्रभावित करते हैं सड़क पर आकर। मैंने देखा है कि इतनी गर्मी में भी जाट समाज के 18 से लेकर 85 साल के वोटर सड़क पर आकर कांग्रेस को मजबूत कर रहे थे और जाट समाज की औरतों की भीड़ में खड़ी होकर कांग्रेस को वोट देने की अपील करती हुई नजर आई। जाट समाज बिना गर्मी की परवाह किए घर से बाहर निकला था और कांग्रेस के लिए 100% वोट करके गया है। 85 से 95 साल के बुजुर्ग लाठी के सहारे और अपने बेटों और पोतों का सहारा लेकर वोट करके गए हैं। इसी जज्बे के कारण जाट समाज ने 1962 से लेकर 2014 तक राज किया है, जबकि दूसरी जाति के लोग घर से बाहर ही नहीं निकले वोट करने के लिए। उनके लिए 100 खतरे थे।
एक तो साफ सुथरे और सुंदर बहुत हैं, कोई उठा ले जा सकता था, गोरी चमड़ी पे धूप लग सकती थी, स्किन काली पड़ सकती थी, फिर कई दिनों तक फेयर एंड लवली लगाने का क्या फायदा होता, गर्मी के कारण चक्कर आ सकते थे, और फिर एक दिन की छुट्टी का फायदा भी तो उठाना था। कितने दिनों बाद तो छुट्टी मिली थी, चुनाव पर कौन खराब करे, बीवी बच्चों को संभालना था, किसी को अपने रिश्तेदार के घर पकोड़े खाने जाना था, किसी को मूवी देखने जाना था। 100 काम और 100 खतरे थे उस दिन बाकी की 35 बिरादरी के लिए। मैं तो हरियाणा की बीजेपी सरकार को सलाह देना चाहूंगा कि विधानसभा के चुनाव में जब रैली हो और डोर टू डोर कैंपेन हो तो अपने वोटर्स को सनस्क्रीन दे, ताकि वोटर्स की गोरी खाल पर दाग ना पड़ने पाए वोट करते समय। यही सत्य है और यही कारण है कि बीजेपी इस बार सिर्फ 5 सीटों पर सिमट कर रह गई। चुनावों का रिजल्ट इस बात की तस्दीक करता है कि जहां जहां पर बीजेपी जीती है वहां जीत का मार्जिन बहुत कम रहा है। बस एक करनाल और फरीदाबाद की सीट को छोड़ दिया जाए तो, और जहां जहां बीजेपी हारी है वहां वहां भी बीजेपी की हार का मार्जिन बहुत कम रहा है। अगर सिरसा और रोहतक की सीट छोड़ दी जाए तो बीजेपी की हिसार लोकसभा की सीट की हार ना पचने वाली हार है। जहां लग रहा था कि बीजेपी एक तरफा जीतेगी वहां बीजेपी हार गई। जो हिसार बीजेपी की दिग्गज नेताओं का जमावड़ा है वहां बीजेपी हार गई। जहां बीजेपी की हार का केवल और केवल कारण कम वोटों का पड़ना है, क्योंकि बोला तो यही जाता है कि हिसार भी रोहतक की तरह एक जाट डोमिनेटेड सीट है, पर आपको बताना चाहूंगा कि रोहतक के 40% जाटों के मुकाबले में हिसार में सिर्फ 20% जाट रहते हैं। वहीं ब्राह्मण 15% और पंजाबी 11% है, बिश्नोई 3% और शेड्यूल कास्ट 24% है। वहीं बाकी 27% में बनिया, सैनी, राजपूत और दूसरी जातियां आ जाती है। तो एक बार को मान भी लिया जाए कि पूरा का पूरा 20% जाट वोटर कांग्रेस को मिला है, तो भी 60 से 70% बीजेपी का वोट पड़ना था। तो यह दिखाता है कि 10% वोट सिर्फ बीजेपी का कम हुआ है, जबकि इनेलो और जेजेपी के प्रत्याशियों ने भी कुछ जाट वोटर्स को काटा है। चौटाला परिवार के दोनों बहुओं को कुल मिलाकर 44,335 वोट मिले हैं, जिसका आधा 22 से 23,000 वोट जाट वोटर्स होते हैं। तो ये आंकड़ा बता रहा है कि 10% वोटर्स सिर्फ बीजेपी के कम हुए हैं। तीसरा बीजेपी की हार का कारण रहा बीजेपी में अंदर खाने गुटबाजी। यहाँ जहां कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने आ जाती है, वहीं बीजेपी में अंदर खाने गुटबाजी चलती रहती है। इन दोनों प्रकार की गुटबाजियों में अंदर खाने वाली गुटबाजी ज्यादा खतरनाक होती है, जो संभलने तक का मौका नहीं देती। और हरियाणा में एक कहावत है कि खड़े टेम पर कुतिया गाय हो जाना। तो अब की बार लोकसभा के दिन ही बीजेपी की नेताओं की कुतिया हगाई हो गई। सोनीपत की हार इस हगाई का नतीजा है। सोनीपत की सीट पर बीजेपी की खेमे में खड़े टेम पर मतदान के दिन गुटबाजी दिखने लगी। सोनीपत की सीट बीजेपी के मलाल बडोली कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी से मात्र 21,816 वोटों से हार गए, जो कि गुटबाजी के कारण हारी है। बीजेपी के पूर्व विधायक के पति अपने समर्थकों से कहते हुए नजर आते हैं कि हुड्डा साहब से बात हो गई है, विधानसभा में सोनीपत से कम एक सीट पक्की है, तो इस बार बडोली का काम तमाम कर दो। आइए अब सुनते हैं उस बीजेपी विधायक का बयान, जो अब डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। जब मैंने आपको कह दिया ऑडियो कह जिसकी बनवा लो, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जब वीडियो दे सकते हैं, ये तो ऑडियो है। ऑडियो दे दे किसी की भी आवाज में किसी की भी ऑडियो बनवाओ, वीडियो बनवाओ। या तो एक एजेंसी ने काम शुरू कर रखा है और वो एजेंसी जो है ना यही काम करती है, उस एजेंसी का और कोई काम नहीं है। कितना फनी बयान है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ये आवाज और ये बयान क्रिएट किया गया है, ना कि उनके पति का है। मैडम जी, पब्लिक बहुत बहुत शानी हो गई है। अभी तक कोई भी AI टूल इतना परफेक्टली वॉइस क्लोनिंग नहीं कर सकता। यहां तक कि सबसे बेस्ट वॉइस क्लोनिंग टूल 11 लैब भी इतनी परफेक्टली वॉइस क्लोनिंग नहीं कर सकता। उसकी वॉइस क्लोनिंग में भी कुछ हद तक रोबोटिक प्रभाव होता है। वहीं अब की बार मेरा अनुमान है ब्राह्मण समाज बीजेपी से छिटका है। पूरा का पूरा ब्राह्मण समाज सोनीपत में कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी के पक्ष में लामबंद हुआ है। देसी भी अंग्रेजी भी नहीं और पी तो रहा तुम्हारे यार हाँ वो तो ले लिया करूँ ये कोसी मलता भी रहा बस आवे गाइड सुन कोसी पीत ना मदेसी देसी ना पिया करो या मर जाओगे क्या फायदा भाई को लेक्चर आके अंग्रेजी पिया करो सुने हां मैं अपने घर ते पी है भाई। अच्छा पी है हाँ अच्छा या मल्टा पी है जगाधरी पी जगाधरी पी हाँ जो बूंद पास आवा जमा जुगा आवे ना मन पी रखे भाई पूरा हाँ लोगों को न करूँ तो नो बता माहौल के है मेरे नो माहौल है हां नु का सतपाल जीतता है तारा काम में नहीं यो बम ओरिजिनल है वो सा यो सतपाल है। महाराणा सतपाल सतपाल बड़ी जो आदमी है मेरे यार महाराणा है हां मैं लग रहा कहने महाराणा ओरिजिनल है सतपाल ब्रह्मचारी हाँ ओके आदमी है ओके है हमारा परिवार में है अच्छा हाँ। लगता है ब्राह्मण समाज ने हरियाणा के बड़े ब्राह्मण समाज के नेता राम कुमार गौतम की और केंद्र में ब्राह्मण समाज के बड़े केंद्रीय नेता जगत प्रकाश नड्डा जी की अपील और बातों का मान नहीं रखा। आइए सुनते हैं राम कुमार गौतम क्या बोल रहे थे चुनावों से पहले। मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट भी और आगे की भी बीजेपी के उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो मैं तो केवल ये कहने आया हूं भाई, आप लोगों से के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, आप अपनी मर्जी से वोट दें लेकिन मेरा कहना है कि सिर्फ ये कि ये चुनाव चीफ मिनिस्टर का नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का है। और प्राइम मिनिस्टर के तौर पे बीजेपी का जो घोषित उम्मीदवार हैं वो 10 साल प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं देश के, नरेंद्र मोदी, और उनके काम में लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ। तो ये नया चीफ मिनिस्टर जो बना है नायब सैनी, ये तो बहुत भला आदमी, इसके खिलाफ तो किसी ने गिला शिकवा भी नहीं। अच्छा, नया बना है, शरीफ आदमी है, इसके खिलाफ तो कोई बात है नहीं। आने वाले समय के अंदर हरियाणा में हम 50,000 और भर्ती शीघ्र करेंगे और इसके साथ युवाओं को नौकरी देने की बात है। ग्रुप बी के लिए भी हम युवाओं को और नौकरियों में इस कार्यकाल के अंदर इसके अंदर और भर्ती करेंगे। आज नौकरियों में जिस प्रकार से युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब व्यक्ति को भी सम्मान दिया गया है, बिना भेदभाव के आज नौकरियां हरियाणा प्रदेश के अंदर युवाओं को मिल रही हैं। गरीब परिवार, बीपीएल परिवार, जिनको 100 गज के प्लाट पीछे देने का बात कही गई थी, उन लोगों को प्लाट के नाम के ऊपर जगह दिखा दी गई, परंतु कोई पोजीशन या उनके नाम कोई रजिस्ट्री नहीं हुई। और काफी संख्या के अंदर ऐसे लोग चक्कर काट रहे थे कि हमें उस 100 गज प्लॉट की पोजीशन भी मिले, उसकी रजिस्ट्री भी मिले। बहुत सारे ऐसे बेनिफिशरीज थे, लाभार्थी थे, जो ये चाहते हैं कि हमें 100 गज का प्लॉट मिले। उसको लेकर के एक योजना पिछले दिनों आदरणीय मनोहर लाल जी ने वो बनाई। विधानसभा के अंदर भी इसका बजट का अलग से प्रावधान किया गया और उसके निमित्त कल सोनीपत में ऐसे जो लाभार्थी हैं उन सबको प्लॉट की पोजीशन भी दी जाएगी। हरियाणा प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों के ऊपर ये कार्यक्रम का आयोजन होगा और मैं स्वयं सोनीपत से इस योजना के माध्यम से
ऐसे हमारे जो लाभार्थी हैं उनको प्लॉटों की पोजीशन भी दी जाएगी और उनको रजिस्ट्री भी वहीं पर मौके पर ही करा करके उनको सुपुर्द किया जाएगा। और इसके बाद ऐसे हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये 20,000 लाभार्थी हैं जिनको कल प्लॉट और पोजीशन दी जाएगी, क्योंकि ये कांग्रेस सरकार ने इसको शुरू तो किया परंतु उनके हालात के ऊपर छोड़ दिया। वो घूमते रहे, ना उनके पास कोई कागज था, ना उनके पास कोई रजिस्ट्री थी। वहीं बात करते हैं अहिरवाल के बड़े नेता राव इंद्रजीत सिंह की। ये नेताजी तो हरियाणा की कुर्सी के लिए बिल्कुल ही पगलाए हुए हैं, खुले मंच से गुटबाजी करते हुए नजर आते हैं। ये नेताजी कांग्रेस के पैदा किए हुए हैं, इसलिए खुले मंच से गुटबाजी करते हैं, जबकि अहिरवाल, रेवाड़ी और गुरुग्राम में इनकी पकड़ कमजोर होती जा रही है। अब की बार अभिनेता और नेता राज बब्बर ने अहिरवाल में इनके पसीने निकलवा दिए। काउंटिंग की हर 10-10 मिनट में कभी ये आ गए, कभी अभिनेता और नेता राज बब्बर आ गए। बात मानने वाली है कि बाहर से आए हुए या सीधा बोले तो बाहरी अभिनेता और नेता राज बब्बर ने अब की बार अहिरवाल के इतने पुराने और बड़े नेता के फिल्टर जाम कर दिए। माननीय नेताजी राव इंद्रजीत सिंह अभिनेता और नेता राज बब्बर से मात्र 75,080 वोटों की लीड लेकर जीते हैं और इतने कम मार्जिन से जीत को अपने खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का होना नतीजा बता रहे हैं, जो कि इनके साथ हुई नहीं। ये होती है राजनीति, हाफते हुए जीते हैं, फिर इस छोटी जीत का ठीकरा उनके साथ हुई तथाकथित एंटी इनकम्बेंसी को बता रहे हैं, जबकि एंटी इनकम्बेंसी ये खुद करते हैं। आइए सुनते हैं चुनाव से पहले और बाद के इनके बयानों को, सब पता लगेगा एंटी इनकम्बेंसी ये दूसरों के खिलाफ करते हैं या इनके साथ होती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर परिवर्तन होगा। जो लोग आज बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हैं, ये जरूरी नहीं कि आगे भी ये उसी तरह से बैठे रहेंगे। और भाई पार्टी वालों, आपकी पार्टी से हम टिकट लड़ रहे हैं, मोदी की वजह से हम टिकट लड़ रहे हैं। मोदी जी ने टिकट दिया तो मुझे केबरा टिकट ही ना मिलता। अगर मेरी आवाज के अंदर दम है तो आप लोग मेरे पीछे खड़े हो, नू जा करके मेरी आवाज में दम है, नहीं तो मैं भी पुश हो लिया था और मैं तो पुश करने में कौन कौन कसर नहीं छोड़ी। मैं यूं कह रहा हूं, सुन तो ले यार, मेरी बात सुन ले यार। मैं यूं कह रहा हूं कि अब हरियाणा के इलेक्शन के लिए हमने तैयारी करनी पड़ेगी। ये संदेश देना चाहता हूं कि हरियाणा के इलेक्शन हो सकता है समय से पहले भी हो जाए। हमने चाहा कि नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तुमने बनाया, हमने बनाया, अभी भी आज के दिन देश की जनता ने बनाया, नरेंद्र भाई मोदी बन गया। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कौन होगा? ये सवाल अब हमारे सामने आएगा तो सोचेंगे, विचारेंगे, बात करेंगे, पार्टी से भी करेंगे, पार्टी की टिकट लाने की कोशिश करेंगे। साफ पता लगता है कि बात हरियाणा के सीएम की कुर्सी की है। एक बात बता दूं, गुरुग्राम के राव इंद्रजीत सिंह, भिवानी महेंद्रगढ़ के धर्मवीर सिंह, नवीन जिंदल जो अभी नए बीजेपी के सांसद बने हैं, इसमें मैं कुरुक्षेत्र के सांसद को नहीं घसीटना चाहता क्योंकि वो राजनीति में खब्बू नेता है धनबल और लोकप्रियता के मामले में। लेकिन चुनावी रिजल्ट को देखकर मैं उनको भी बोलना चाहता हूं कि जिस कम मार्जिन से ये तीनों नेता जीते हैं, ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की जीत के आगे ये जीत बहुत बोनी है और स्पेशली राव इंद्रजीत सिंह जितने पुराने आप नेता अहिरवाल के हैं और जितनी बड़ी आबादी गुरुग्राम और रेवाड़ी की है, ये जीत कुछ भी मायने नहीं रखती। दूसरा, बीजेपी की आला कमान ने समय रहते नायाब सिंह सैनी को सीएम बनाकर पूरे सैनी समाज को जो की
राजकुमार सैनी के लिए लामबंद हो रहा था उसको एक बार फिर बीजेपी के साथ जोड़ लिया है। दूसरी बात, माहिर भोज की प्रतिमा को लेकर हुए विवाद के बाद जिस प्रकार से राजपूत समाज बीजेपी के खिलाफ लामबंद हो रहा था, उसको हरियाणा बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 2-3 रैली हरियाणा में करवाकर, साथ साथ राजस्थान से गजेंद्र सिंह शेखावत की मीटिंग राजपूत समाज के नेताओं से करवाकर बीजेपी के साथ समय रहते जोड़ लिया। यही 2 दाव आपकी तीनों सीटों को बचा गया। इन तीनों सीटों पर दोनों सैनी और राजपूत समाज का अच्छा खासा वोट है। वही ऐन मौके पर कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को लड़ने के लिए राजी करना भी एक सही दाव था। अगर बीजेपी ने ये दाव नहीं खेले होते तो बीजेपी 2 ही सीटों पर सिमट जाती। तो सीएम सैनी और पूर्व सीएम खट्टर ने चुनाव तो चतुराई से लड़ा है और टिकटों का बंटवारा भी सही किया था, पर बीजेपी अपने वोटर्स को वोट डालने के लिए प्रेरित नहीं कर पाई। तो जितना आपकी जीत का मार्जिन है वो इतना ही है जितना कि सैनी समाज और राजपूत समाज के इन तीनों सीटों पर वोटर्स, इस बात की तस्दीक खुद धर्मवीर सिंह कर रहे हैं। अब है तो छोटा मुंह और बड़ी बात, राव इंद्रजीत सिंह को गुटबाजी से बाहर आकर अहिरवाल पर पकड़ मजबूत करनी चाहिए, क्योंकि राज बब्बर जी बोल रहे हैं कि अब तो मैं यही खूंटा गाड़ूंगा, अब हरियाणा का अहिरवाल मेरा नया घर है। मैं यहीं बसूंगा, मैं यहाँ बसने के लिए कहा था और यहाँ मैं रह के काम करूंगा। अब मेरे परिवार के लोगों ने मुझे वादा किया कल रात को कि वो हमसे मुझसे मिलने के लिए आया करेंगे। अभी नहीं जागे नेताजी तो अगली बार आपका खुट्टा पाट जाएगा। वहीं हिसार लोकसभा सीट जो बीजेपी के दिग्गज नेताओं का गढ़ मानी जाती है, वहां से बीजेपी का हारना दूर की कौड़ी लग रहा था, पर यहाँ पर बीजेपी नेताओं का एक दूसरे के लिए भीतरघात करना ही बीजेपी की हार का कारण बना है। कैप्टन अभिमन्यु के हलके नारनौल से भी रणजीत सिंह चौटाला को 40,000 से ज्यादा वोटरों से हार मिली है। अब लास्ट में बीजेपी की हार का एक और बड़ा कारण यह रहा कि मानना पड़ेगा कि कांग्रेस अब की बार अच्छी लड़ी है। दिल खोलकर देश और हरियाणा प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाया है। कभी बोला कि 40 पार सीटें आने पर बीजेपी बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे संविधान को बदल देगी, कभी बोला बीजेपी आपका आरक्षण खत्म कर देगी, जिससे SC ST OBC के दिलो दिमाग में डर बिठा दिया गया कि अब SC ST OBC को लगने लगा कि भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा। पर एक बार भी विचार नहीं किया कि शेड्यूल कास्ट के पासी समुदाय से आने वाले बिहार के चिराग पासवान आरक्षण को खत्म होने देंगे। विपक्षी दलों का जो गठबंधन है वो भ्रम फैलाने का प्रयास करता है, संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर, लोकतंत्र की हत्या को लेकर। ये एक ऐसा विपक्ष है जो पूर्णतः मुद्दाहीन है। इनके पास कोई उठाने के लिए मुद्दा नहीं है, तो डराने की राजनीति की जाती है कि संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा, आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। आज प्रधानमंत्री जी के इस मंच से, प्रधानमंत्री जी के सामने, प्रधानमंत्री जी के ही शब्दों को दोहराते हुए आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तब तक ना देश में संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा। और आज इस मंच से मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जीवित है, ना आरक्षण पर, ना संविधान पर कभी कोई खतरा था, ना भविष्य में कभी कोई खतरा आएगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। क्या आप लोगों ने नहीं देखा मध्य प्रदेश में आदिवासी के साथ जो पेशाब कांड विवाद हुआ था, उसके बाद
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का मुख्यमंत्री पद चला गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक लोअर पिछड़ा वर्ग से आते हैं और खुद ने भी गरीबी देखी है, वो आपके हकों को नुकसान होने देंगे। पांचवा छोटा पर असरदार कारण हरियाणा बीजेपी की हार का सोशल मीडिया और टीवी चैनल पर कमजोर होना रहा। जो बीजेपी नेशनल लेवल पर सोशल मीडिया और टीवी चैनल पर काफी मजबूत दिखती है, वही हरियाणा बीजेपी सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर कमजोर दिखती है। ऐसे बहुत से बाइस्ड पत्रकार हैं यूट्यूब पर जो हर खबर को बीजेपी के खिलाफ मैनिपुलेट करते हैं और कांग्रेस का खुलकर प्रचार प्रसार करते हैं। ये ऐसे दलाल पत्रकार हैं जिन्होंने पत्रकारिता की दलाली शुरू कर दी है। एक क्लिप आप भी देखें कैसे ये पत्रकार खबरों का मैनिपुलेशन कर रहा है। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला बड़ा है हरियाणा को लेकर, ध्यान से सुनिएगा। लगता है हरियाणा में कुछ अफसरों ने, कर्मचारियों ने खट्टर साहब की बात को मानने से मना कर दिया है और फिर खट्टर साहब मंच के माध्यम से उनको चेतावनी दे रहे हैं। क्या चेतावनी दे रहे हैं वो आप सुन लीजिए पहले, फिर उस पर हम चर्चा करते हैं। और एक बात तो मैं आज और भी कहना चाहता हूं मंच से, कुछ हमारे कर्मचारी अधिकारी ये कहीं ना कहीं पुराने खुट्टों से बंधे हुए हैं और वे इन इलेक्शनों में भी गड़बड़ करने लग गए हैं। कोई भी छोटी सी बात, क्योंकि नुक्ते बहुत जानते हैं, जनता को परेशान करने के लिए कोई चिट्ठी निकाल देंगे, क्या ये तुम्हारे ऊपर रिकवरी डाली, जल्दी लेके आओ, ये तुम्हारे खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे, एफआईआर करा देंगे, तुम ये काम करो। रोजाना नया तमाशा पिछले 1 महीने से मैं देख रहा हूं। मैं कर्मचारियों को इस मंच से और वार्न करना चाहता हूं कि अगर कहीं इस राजनीति के इस भंवर में फंस करके आपने उल्टा काम किया तो 4 जून तक तो थारा, 5 जून के बाद भाइयों हमारा, हम जो चाहेंगे सो करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि क्या अब खट्टर साहब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो अब अफसरों ने और कर्मचारियों ने उनके आदेश को मानने से मना कर दिया है या उनके आदेश को माना नहीं जा रहा है? असल में खबर ये थी कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के कुछ कर्मचारी कांग्रेस के लिए प्रचार करने में संलिप्त पाए गए थे और कहीं कहीं पर सरकारी कर्मचारियों ने हरियाणा बीजेपी को बदनाम करने के लिए बुढ़ापा पेंशन पर रोक लगा दी थी। तो जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री इन सरकारी कर्मचारियों को चेता रहे थे, जो कांग्रेस और हुड्डा के आशीर्वाद से खर्ची पर्ची के साथ लगे थे, वो सरकारी कर्मचारी होते हुए भी वर्तमान सरकार के खिलाफ काम कर रहे थे, जो कि एक गैर कानूनी प्रक्रिया है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी 4 जून के बाद उनको अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहे थे, जबकि ये दलाल पत्रकार बोल रहा है कि सीएम नायब सिंह सैनी के आदेशानुसार अब सरकारी कर्मचारी पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की बात नहीं सुन रहे। तो इस भाई को बोलना चाहता हूं कि पत्रकारिता की दलाली बंद कर दे। ये एक बहुत पवित्र पेशा है और तेरे अनाब शनाब अंड बंड संड बकने से सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम खट्टर आपस में नहीं भिड़ने वाले। कुछ यूट्यूबर तो ऐसे थंबनेल डालते हैं जिनको देखने के बाद हंसी रुकती ही नहीं। वो थंबनेल डालते हैं कि अनिल विज कभी अपने 20 कभी 30 विधायकों के साथ कांग्रेस को समर्थन देने के लिए हुड्डा आवास पर पहुंचे, हरियाणा की सैनी सरकार को गिराने के लिए, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि यूट्यूब इन फेक न्यूज फैलाने वालों को क्यों प्रमोट करता है। चलो छोड़ो, जाने दो, यूट्यूब अपनी माया खुद जाने। अब आप जरा सोचे और विचार करें और थोड़ा आपका हक हरियाणा की धरती पर सुरक्षित समझे, क्योंकि आज हरियाणा की कमान आपके बेटे और आपके भाई एक ओबीसी समाज के नेता नायब सिंह सैनी के पास है। आपके हकों को कोई भी हरियाणा और भारत में आज नहीं आएगी। ये मोदी और नायब सिंह सैनी की गारंटी है।
और एक गारंटी मैं आपको देता हूं, अगर कांग्रेस कभी सत्ता में वापिस आई तो आपका आरक्षण मुसलमानों को मिलेगा। देखा नहीं पश्चिम बंगाल में कैसे ममता दीदी ने ओबीसी, एससी और एसटी के आरक्षण को कम करके मुसलमानों में बांट दिया। और अभी थोड़े दिन पहले ही कोलकाता हाईकोर्ट ने इस फैसले को नल एंड वॉइड करार दिया है और पिछले 10 साल के अंदर मुसलमानों को दिए आरक्षण को कैंसिल कर दिया है। अब निष्कर्ष यह है कि सबसे पहले ये बीजेपी की ऐसी जीत है जो हार जैसी है और आज हर कोई जीत गया। बीजेपी भी जीत गई, कांग्रेस भी जीत गई, विदेशी समाचार मीडिया जिसने बीजेपी को हराने की फुलजोर कोशिश की वो भी जीत गई, भारत के विरोधी देश भी जीत गए। सुनने में आया है कि कांग्रेस को चीन से, कनाडा से और अमेरिका की कुछ कंपनियों से बहुत बड़ी मात्रा में डॉलर मिले हैं कांग्रेस को चुनावी चंदे के रूप में। और पाकिस्तान जैसा भिखारी जो डॉलर से मदद नहीं कर सका वो कांग्रेस को बयानों से मदद कर रहा था और दुआओं से मदद कर रहा था। आज सब जीत गए लेकिन भारत हार गया। आज पाकिस्तान बोल रहा है कि अब भारत पीओके नहीं ले सकता, अब हमारे यहाँ भारत आतंकवादियों को घुसकर टारगेट किलिंग नहीं कर सकता। आज चीनी सरकार का भोपू कहे जाने वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स ने बोला है कि अब भारत की जीडीपी गिरेगी, अब चाइना को भारत नहीं पछाड़ सकता। आज रोहिंग्या मुसलमान बोल रहे हैं कि अब सीएए और एनआरसी नहीं आ पाएगी, अब भारत का डिफेंस सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित होगा। जरा रुके, एक बार पीसफुल कम्युनिटी की कुछ क्लिप देख ले। करो रिकॉर्ड और भेजो टखले को कि डराना किसी और को। अगर जबान तेरे मुंह में है तो जबान हमारे मुंह में भी है। जिस जबान में तू बात करेगा उसी जबान में तुझे जवाब दिया जाएगा। ए योगी, ये मुल्क तेरे, ये मुल्क तेरे। आधा मेरे ऊपर करो, आधा उधर करो। नहीं तो बैठे हुए हैं लालू के अंटर पंटर आ जाएंगे कि योगी को गाली दिया, मैंने नहीं दिया, आधा मैंने दिया, आधा इन्होंने दिया, घंटा मिलता तुम्हारे को। नहीं तो बोलेंगे भड़काऊ भाषण करके गया। मैं क्या करा, मैंने आधा करा, मैंने सुनो। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को भारी नुकसान होते ही कई जगहों से हुड़दंग की तस्वीरें सामने आई हैं। कुछ जगहों पर अपराधी सड़कों पर निकल आए हैं। ऐसा ही एक मामला मुजफ्फरनगर से सामने आया है। इस सीट पर बीजेपी हार गई। इसी बीच मुजफ्फरनगर में सलमान नाम का एक अपराधी मोटरसाइकिल लेकर निकल दिया। इसने सरेआम लड़की से छेड़खानी की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सलमान को लगा कि योगी कमजोर पड़ गए हैं, लेकिन इस बार सलमान का हिसाब हो गया है। सलमान का ऐसा इलाज हुआ है जिसे वो जिंदगी भर याद रखेगा। सलमान को योगी पुलिस ने दबोच लिया है। इसकी जमकर कुटाई की गई है। कुटाई भी ऐसी हुई है कि सलमान खुद चल भी नहीं पा रहा। ये बहन लग तो हिंदू रही है क्योंकि इसने हिजाब नहीं डाल रखा। ये मैं कंफर्म नहीं कर रहा, ये अंदाजा भर है क्योंकि हमारे देश में पीसफुल कम्युनिटी के लिए तो पूरी पीस है, लेकिन देश की पुलिस मुझे ही दंगे भड़काने के इल्जाम में अंदर कर देगी, इसलिए मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा। पर ये बहन पहनावे से अलग हिंदू रही है। चलो जो भी हो, ये दलित भी हो सकती है, ये जाटव या चमार भी हो सकती है, या फिर राजपूत ब्राह्मण गुजर भी हो सकती है, या फिर जाट और सैनी भी हो सकती है, क्योंकि मुजफ्फरनगर वही जगह है जहां पर 2013 के दंगों में 42 जाट और 2 सैनी मारे गए थे। वही पीसफुल कम्युनिटी के 110 से ज्यादा मुसलमान मारे गए थे। देख रहे हो विनोद, देश कितना कमजोर हुआ है और पीसफुल कम्युनिटी के हौसले कितने बढ़ गए हैं। जबकि अभी भी भारत और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। एक बार फिर से
कांग्रेस ने देश की जनता को मूर्ख बनाया है। 1-1 लाख रुपए देने का वादा करके, पक्की नौकरी देने का वादा करके, संविधान के बदलाव का डर दिखा के, आरक्षण के खत्म होने का डर दिखाकर मेरे देश की जनता बहुत बोली है, पर ऊपर वाला इंसाफ करता है। तभी तो इतनी सीटें जीतने के बाद भी और भारत के लोकतंत्र को भर भर के गालियां देने के बाद भी और इतने बड़े बड़े झूठों का सहारा लेने के बाद भी इंडी गठबंधन सरकार नहीं बना पाया। यही नहीं, जनता को धोखा देने के बाद फिर से कांग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ेगा और अब कांग्रेस हतोत्साहित हो गई है और इंडी के अपने साथियों के साथ कांग्रेस का 3 तलाक होना शुरू भी हो चुका है। आप भी देखिए और मजे लीजिए इनके घरेलू झगड़े का, और अब इनके बीच में डोमेस्टिक वायलेंस भी शुरू होने वाली है। ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। तो आगे के अभी क्या रणनीति? ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं, और जो बात बोलनी है उनको मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। यही भूपेंद्र हुड्डा जी थे जो पहले कहते थे कि हम सक्षम है 10 की 10 लोकसभा सीटें लड़ने में। मैंने तब भी बताया था, काहे के सक्षम है भाई, बाप बेटा दोनों हार गए थे पिछला लोकसभा चुनाव। ये तो आम आदमी पार्टी को धन्यवाद कीजिए कि हमने इंसिस्ट करके लगातार कह के ये गठबंधन किया, जिसकी वजह से 5 सीटें कांग्रेस पार्टी को हरियाणा के अंदर नसीब हो गई। और आज भी ज्यादा अहंकार में आने की जरूरत नहीं है हुड्डा साहब, ना आपके पास नंबर है ना भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर है बहुमत का नंबर आम आदमी पार्टी के पास है। इसलिए अपनी स्थिति में रहिए और लोगों ने जो आपको मत दिया है उसको अपना मत समझ के अहंकार में मत आइए। देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए लोगों ने मतदान किया था। ये एक दूसरे के कपड़े फाड़ने वाले हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले भी ली है, क्योंकि होता वही है जो राम रचि राखा। चालबाज की चल सकी यहाँ न कोई चाल, आज उठा कर ले चला। चालबाज को का